एलॉफ्ट विंड में हमने कुछ चीजों पे चर्चा की थी, जैसे रॉसबी तरंगे, जैसे जेट धारा, है ना। जेट धारा क्या होती है, कोई लोग बताओ, व्हाट इज जेट स्ट्रीम? जेट स्ट्रीम क्या है? रिया, जेट स्ट्रीम, जेट धारा। चलो ठीक है। जेट स्ट्रीम्स की 3-4 बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं। पहली बात तो ये अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स है, ये ऊपरी क्षोभमंडल में बहने वाली पवन है, मतलब सरफेस पे नहीं बहती, है ना। दूसरा नाम है जेट, तो इसका मतलब इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। क्लियर? तुमने जैसे एक बात करी कि 30 और 60 डिग्री वो परमानेंट, वो ग्लोबल जेट स्ट्रीम्स है, तो वो तो नीचे का पॉइंट है जब तुम टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम डिस्कस करोगे कि ग्लोबल या परमानेंट जेट स्ट्रीम्स, टेम्पोररी या सीजनल जेट स्ट्रीम्स। समझ रहे हो बात? इनकी दिशा क्या होती है परमानेंट या ग्लोबल की? वेस्ट टू ईस्ट। ये मिएंडर करती हैं, है ना। और जब मिएंडर करती हैं तो ये प्रेशर पैटर्न्स को इंड्यूस करती हैं सरफेस पे, करती है कि नहीं? और इसके कारण सरफेस का जो दाब तंत्र है वो प्रभावित होता है, और सतह पे जो वेदर और क्लाइमेट है, जो मौसम और जलवायु है, वो भी बदलती है इसके कारण। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट धारा है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, यह भारत को कैसे प्रभावित करती है, तो आपके आंसर्स क्या होंगे? हाँ, तेज बोलो कीर्ति। भूमध्य सागर से आर्द्रता नहीं, चक्रवात। जो भूमध्य सागर पे बनने वाला चक्रवात है, उस चक्रवात को ये कैरी करती है और भारत के उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट तक लाती है और बारिश का कारण बनती है ना। ये काम सारा किस सीजन में हो रहा होता है? विंटर्स में। समर में क्यों नहीं हो रहा होता है? समर में जेट स्ट्रीम सन के मूवमेंट के साथ थोड़ा नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो चुकी होती है, तो अब उसका भारत के ऊपर के लैटिट्यूड से वो गुजर चुकी होती है। सिमिलरली इसी जेट स्ट्रीम का भारत के मॉनसून पे क्या प्रभाव होता है? हाँ, उस दिन इतना डिटेल तो बताया था। हाँ, बेसिकली इसका जो ट्रफ होता है वो तिब्बत पे सेट होता है। अब अगर ट्रफ तिब्बत पे है और इसके ट्रफ में प्रेशर कैसा होता है? लो, तो ये सरफेस पे कैसा प्रेशर इंड्यूस करती है? हाई। तो तापमान की वजह से जो बनने वाला लो प्रेशर है वो काउंटर हो जाता है, इसलिए तीक्ष्ण निम्न वायुदाब क्षेत्र नहीं बन पाता। और जब तीक्ष्ण निम्न वायुदाब क्षेत्र बनेगा नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया से होते हुए और हिंद महासागर से होते हुए साउथ वेस्ट मॉनसून की जो पवनें हैं वो भारत तक पहुंचेगी नहीं। समझ आ रही बात? फिर हमने डिस्कस किया था ह्यूमिडिटी को, आर्द्रता को। आर्द्रता बेसिकली क्या है? वायुमंडल में जो जलवाष्प, वाटर वेपर प्रेजेंट है। अब इसको अलग अलग मानकों से नापते हैं, जैसे
एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में क्या नापते हैं? वॉल्यूम, कि मीटर क्यूब एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है ना। स्पेसिफिक में क्या नापते हैं? भार, कितने किलोग्राम एयर में कितने ग्राम ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या नापते हैं? उसकी जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी का कितना परसेंटेज ह्यूमिडिटी उसमें प्रेजेंट है। आर्द्रता क्षमता का कितना प्रतिशत आर्द्रता वो हवा अपने साथ रख रही है, इसको सापेक्षिक आर्द्रता बोलते हैं। जब सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी तो बारिश होने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि जब उसकी क्षमता से बाहर जलवाष्प हो जाएगा तो बाहर गिरेगा वर्षा के रूप में। जैसे आज अभी आप वेदर का अपना ऐप चेक करेंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई दिखाएगा, अभी 10 दिन पहले चेक कर देते तो 10%, 20% दिखाता, अब देखिए 60%, 70%, 80% दिखा रहा होगा। इसका मतलब हवा में जलवाष्प की मात्रा बढ़ चुकी है, अब बारिश होने की संभावना अधिक है। बेटा तुम्हारी पहली क्लास है, यहां पे पहली क्लास है, मेरी पहली क्लास है, तो इसके पहले ज्योग्राफी का तुमने कुछ किया है? नहीं किया ना? एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा है? पढ़ी है? सच बताओ, थोड़ी बहुत पढ़ी है तो एक किताब नोट करो जो आपको करनी। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम। 11वीं कक्षा की भौतिक भूगोल के सिद्धांत, भौतिक भूगोल के सिद्धांत। और थोड़ा तुमको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम बीच में से थोड़ा एंट्री हुई है तुम्हारी, तो जब कोई नया टॉपिक स्टार्ट होगा वहां से तुमको अच्छे से समझ में आएगा। अभी बिल्कुल टॉपिक के बीच में हो तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए, ह्यूमिडिटी के बाद हमने क्लाउड्स की बात कर ली थी, लो क्लाउड, मिड क्लाउड, हाई क्लाउड। एक एक नाम कोई बता दो, एक किसी हाई क्लाउड का नाम बता दो। कपासी मेघ, सीरस क्लाउड्स। सीरस क्लाउड की कैरेक्टर क्या होता है? हाँ, स्केल्स और कुछ कैरेक्टर बताओ। इधर से आज कोई आंसर नहीं आ रहा। सीरस क्लाउड स्केल्स होते हैं, जैसे फिश स्केल्स होता है, थ्रेड ऑफ सिल्क थ्रेड की भांति, और इनसे बारिश नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनमें क्या मिलता है? बहुत ऊपर होते हैं, तो यहां पे आपको ये किसके बने होते हैं? आइस पार्टिकल्स के बने, स्नो से बने, ना कि लिक्विड से। तो बारिश आपको सीरस क्लाउड से नहीं मिलेगी, बहुत हाई क्लाउड्स होते हैं। समझ में आ रही बात? 6000 मीटर से भी ऊपर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं सीरस क्लाउड्स। कोई मिड क्लाउड बताओ एक। एल्टोस्ट्रेटस। एल्टोस्ट्रेटस की क्या कैरेक्टर्स होती? हाँ, ब्लू ब्राउन कवरिंग होगी और लार्ज स्केल पे, बहुत बड़े एरिया पे कंटिन्यूअस रेनफॉल होती। यही तो था, एक बहुत वृहद क्षेत्र में निरंतर बारिश होगी इसकी वजह से। फिर एक लो क्लाउड, कौन सा? क्यूमुलो निम्बस। क्यूमुलो निम्बस आता लो क्लाउड की कैटेगरी में है, लेकिन इसके कैरेक्टर्स थोड़ा और क्लाउड से डिफरेंट होते हैं। जैसे क्या? ये वर्टिकली बहुत ग्रेट हाइट तक जाता है, जैसे मीनार होती है, मीनार देखिए आपने, नीचे से शुरू होती है, ऊपर बहुत ऊपर तक जाती है। ऐसे ही जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बहुत ग्रेट हाइट तक उठता है। इसका जो वर्टिकल स्ट्रेच है
जो ऊर्ध्वाधर इसकी पहुंच है वो नीचे से बहुत ऊपर तक रहती है। फिर इसमें थंडर स्टॉर्म होता है, गरज और चमक के साथ घनघोर बारिश होती है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ठीक, ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहां बनता है? ज्यादातर जहां पे सोलर इंसोलेशन ज्यादा मिलेगा, सूर्यातप ज्यादा होगा और उसकी वजह से कन्वेक्शन या संवहन बहुत ज्यादा हो रहा होगा, जैसे इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स, जैसे विषुवतीय प्रदेश, वहां पे आपको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड मिलेगा। समझ आ रही बात? तो आई थिंक यहां तक हो गया था। एक क्लाउड इसमें नीचे वाले में और बचा था, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड, वर्षा स्तरीय बादल। डालो हेडिंग, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स, वर्षा स्तरीय मेघ। ये कैसे हैं? लो क्लाउड्स हैं। ठीक, क्या क्या कैरेक्टर्स है इनका निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड का? तो पहली बात तो ये सरफेस के बहुत नजदीक होते हैं। ठीक है, दे अकर क्लोज टू द सरफेस, ये सतह के बहुत नजदीक फॉर्म होते हैं। क्लियर? दूसरा, ये बहुत सघन होते हैं, बहुत डेंस क्लाउड होते हैं, बहुत सघन होते हैं और काले होते हैं। अभी लिखवाएंगे, अभी समझ लो। बहुत सघन और काले बादल हैं ये। तो जब कोई बादल बहुत डेंस होगा, बहुत सघन होगा और ब्लैक होगा, तो वो सूर्य के प्रकाश को क्या पृथ्वी तक पहुंचने देगा? तो अगली चीज जो ये क्लाउड करते हैं निम्बो स्टेटस, दे कट सोलर इंसोलेशन या सोलर लाइट, सूर्य के प्रकाश को ये अवरोधित कर देते हैं। ठीक है, तीसरी बात, इनसे बहुत अधिक मात्रा में रेनफॉल होती है, वर्षा कराते हैं, खूब घनघोर वर्षा होगी इनकी वजह से, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स की वजह से। ठीक है, तो सरफेस के नजदीक बहुत काले और सघन बादल जो कि सूर्य के प्रकाश को रोक देते हैं और जिनसे खूब वर्षा होती है, ऐसे क्लाउड्स को हम वर्षा स्तरीय मेघ कहते हैं, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स कहते हैं। क्लियर है बात? तो लिख लो अब इस चीज को, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। यह धरातल से कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं। They occur close to the surface. दूसरा, यह सघन और काले बादल होते हैं। These are dense and black clouds. तीसरी चीज, they cut the solar light, sunlight, they cut sunlight. यह सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देते। यह सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देते। अगला,
हाँ आ जाओ आ जाओ। इन मेघों से वर्षा की, न्यू इंट्रेंट से, ठीक ठीक। इन मेघों से वर्षा की प्राप्ति होती है। अच्छा आप लोग आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ दोनों लोग, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। पहली क्लास है, इसके पहले कभी ज्योग्राफी पढ़ी है, भूगोल पढ़ा है? कहाँ से पढ़ा है? हाँ एनसीईआरटी, गुड। एनसीईआरटी कौन सी क्लास की? 9th-10th की। आपने बेटा, आपने पढ़ा है कुछ इसके पहले भूगोल? एनसीईआरटी ही पढ़ी? अच्छा ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, पहली चीज तो है ना, धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आएंगी। क्लियर है? क्योंकि अभी थोड़ा सा ये चल चुका है, तो जब कोई नया टॉपिक स्टार्ट होगा, अभी रिसेंट ही स्टार्ट होगा, तो उसके बाद आपको समझ में धीरे धीरे चीजें आनी, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। और थोड़ा सा आपको चीजें देखो, लाइन वाली कॉपी आपको यूज नहीं करनी है ना, आपको A4 जो शीट आती है वैसी कॉपी यूज करनी है, लाइन वाली कॉपी यूज नहीं करनी। आपको भी बता रहा हूँ बेटा, लाइन वाली कॉपी नहीं यूज करनी। और एक किताब जो आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? हाँ हिंदी, हिंदी। भौतिक भूगोल के सिद्धांत, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, 11th की एनसीईआरटी बुक है ये। तुम कुछ कॉपी वॉपी नहीं लाए हो तो एक काम करो, बाहर से A4 शीट ले लो, ठीक है, और उस पे लिखो, बैठो मत, लिखो। भौतिक भूगोल के सिद्धांत, कक्षा 11 की किताब है ये आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड भी कर सकती हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर मार्केट में नहीं मिल रही है तो। ठीक है, आप भी बेटा एनसीईआरटी की वेबसाइट पे चले जाना, उसमें क्लास सेलेक्ट करवाएगा, मीडियम सेलेक्ट करवाएगा, फिर बुक, और वहां से इसको डाउनलोड कर लेना, इजिली डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। देखो हम लोग जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्लाइमेटोलॉजी में हमने वायुमंडल पढ़ा है, वायुमंडल की संरचना क्या होती है वो पढ़ा है, तापमान के बारे में डिस्कस किया है, टेम्परेचर के बारे में, तापमान के बाद दबाव, वायु दाब के बारे में पढ़ा है, विंड्स या पवनों के बारे में पढ़ा है। अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स, आर्द्रता और मेघ। तो आर्द्रता और मेघ जब होते हैं तो क्या होता है बताओ? अभी मेघ दिख रहे हैं ऊपर, तो जब मेघ होता है तो क्या मिलता है उसके बाद? वर्षा मिलती है कि नहीं मिलती? थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, वर्षा मिलती है कि नहीं? तुमको मिली थी वर्षा? तो वर्षा मिलेगी, जिनको नहीं मिलेगी, जिनको अभी तक नहीं मिली है अब मिलेगी वर्षा। ठीक है, देखो मिल रही होगी पिछले 2-3 दिन से। अब तुम घर से ही नहीं निकलोगे तो कहाँ मिलेगी भाई? घर में थोड़ी आ जाएगी, बाहर निकलना पड़ेगा ना थोड़ा। तो चलिए अब बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है वर्षा, रेनफॉल। वर्षा तो कब होती है वर्षा? ऐसी क्या कंडीशंस हैं जो फुलफिल हो, ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जो जब पूरी होंगी तभी वर्षा होती है? बताइए। हाँ, टेम्परेचर लो हो, ठीक है, तो टेम्परेचर लो होने से क्या होगा? बारिश, सीधे बारिश। हाँ हाँ सही बोल रहे तुम, इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारा वो क्यों रहता है? सही तो बोल रही हो। कंडेंसेशन, गुड। जब तापमान नीचे जाएगा तो तापमान नीचे जाने के कारण एक प्रक्रिया होती है संघनन की, कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन में क्या होता है, जो वायु में उपस्थित जलवाष्प है वो तापमान कम होने के कारण किसमें बदल जाती है, जलबूंद में बदल जाती है, इसी को कंडेंसेशन कहते हैं। तो प्राथमिक शर्त बारिश होने के लिए क्या है, तापमान का नीचे जाना, है कि नहीं? अच्छा, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, और आप बताओ कि कब जो हवा का जो तापमान है वो नीचे कब जाता है, एयर का टेम्परेचर डिक्रीज कब होता है? भाई जलवाष्प आपकी कहां उपस्थित है, हवा में, एयर में, तो एयर का तापमान नीचे जाना पड़ेगा ना, तभी तो वर्षा होगी। तो एयर का तापमान नीचे कैसे जाता है? गुड, जब वो सरफेस से ऊपर उठेगी, ऑलरेडी पढ़ चुके हो तुम लोग, नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ह्रास दर, जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। इसीलिए गर्मियों में आप कहां भागते हैं, पर्वतों की तरफ, क्योंकि वहां क्या होती है, मैदानों की अपेक्षा ठंडक होती है कि नहीं? तो जैसे जैसे आप सतह से ऊपर जाएंगे तापमान में क्या होगी, गिरावट दर्ज होगी। तो वर्षा होने के लिए एक प्राइमरी कंडीशन क्या है कि एयर का ऊपर उठना। कैसी एयर, ड्राई एयर या मॉइस्ट एयर? मॉइस्ट एयर, ऐसी एयर जिसमें जलवाष्प उपस्थित हो। तो मॉइस्ट एयर या आर्द्र हवा जब सतह से ऊपर उठेगी तो उसके तापमान में गिरावट होगी, और जब तापमान में गिरावट होगी तो उसमें उपस्थित जो जलवाष्प है वो संघनित हो जाएगी, जलबूंद बना देगी, और वो जलबूंद मेघ का निर्माण करेगा, और वहां से क्या होगी, वर्षा होगी। समझ पाए बात? क्या कंडीशंस है? कंडीशन ये है रेनफॉल होने के लिए कि मॉइस्ट एयर होनी चाहिए, आर्द्र हवा, और ये मॉइस्ट एयर क्या हो, राइज हो, ऊपर उठे, ठीक है ना? दूसरा, तापमान में गिरावट दर्ज हो। जब तापमान नीचे जाएगा तो इसकी वजह से कौन सी प्रक्रिया होगी, कंडेंसेशन, संघनन। और संघनन में क्या होता है, जो वेपर होता है वो किसमें बदल जाता है, ड्रॉप में, जलवाष्प जल बूंद में बदल जाता है, और यहीं से बारिश होती है। समझ में आ रही बात? तो वर्षा होने के लिए अगर आपसे अभी कोई पूछे, आज से कोई पूछे कि वर्षा होने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो आप बताएंगे आर्द्र हवा का ऊपर उठना। ठीक है, आर्द्र हवा ऊपर उठेगी, सरफेस से ऊपर जाएगी तो उसके तापमान में गिरावट होगी, तापमान में गिरावट होने के कारण उसमें क्या होगा, संघनन, संघनन होने से बादल बनेगा, और बादल होने से वर्षा होगी। इज इट क्लियर? अब लिख लो उस चीज को, हेडिंग डालो वर्षा, उसमें लिखो, जब जलवाष्प युक्त वायु, जब जलवाष्प युक्त वायु ऊपर उठती है तो तापमान में कमी होने के कारण, तो तापमान में कमी होने के कारण उसका संघनन होने लगता है। इस
तरह मेघों का निर्माण होता है। When moist air rises up, then temperature decreases. Because of which condensation occurs. Which forms the clouds. नेक्स्ट पॉइंट, जब मेघों का भार अधिक हो जाता है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आकर्षण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आकर्षण उसे नीचे खींचता है और यही जल बूंदें वर्षा के रूप में सरफेस पर पहुंचती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, with time the weight of the cloud goes up and due to the gravitational force of the earth the drops of the liquid water starts to come down. तो दिमाग में अपने रख लो सभी लोग, वर्षा कब होगी? जब मॉइस्ट एयर ऊपर उठेगी, जब आर्द्र हवा ऊपर उठेगी तब वर्षा होगी। बहुत क्लियर फंडा है, ठीक है बात। अब चलिए नेक्स्ट बात, अब अगला आता है टाइप्स ऑफ रेनफॉल। टाइप्स ऑफ रेन, वर्षा के प्रकार। तो कई प्रकार से वर्षा होती है। जैसे पहला है कन्वेक्शनल रेनफॉल, संवहनीय वर्षा। दूसरा है ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा। और तीसरा है फ्रंटल रेनफॉल, वाताग्रीय वर्षा। चौथा है साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवाती वर्षा। ठीक है, ये है 4 टाइप की रेनफॉल, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक, फ्रंटल और साइक्लोनिक। संवहनी, पर्वतीय, वाताग्रीय, चक्रवाती। लिख लीजिए इस चीज को, टाइप्स ऑफ रेनफॉल।
इन चारों केसेस में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? चाहे किसी भी प्रकार की वर्षा हो, उसमें एक चीज जरूर होगी। क्या? अभी तो बताया था आप लोगों को। क्या होगा जरूर? मॉइस्ट एयर क्या ऊपर उठेगी। चारों प्रकार की रेन, कैसी भी रेनफॉल हो, वो रेनफॉल होगी तभी जब आर्द्र हवा ऊपर उठेगी। अब वो आर्द्र हवा ऊपर उठने के कारण अलग हो सकते हैं। वो संवहनीय कारण हो सकते हैं, वो पर्वतीय कारण हो सकते हैं, वो वाताग्रीय कारण हो सकते हैं, वो चक्रवातीय कारण हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? अब ये टर्म्स आप लोगों ने थोड़ा बहुत ऑलरेडी पढ़ रखा है। बताइए, कन्वेक्शन पढ़ा है कि नहीं? क्या होता है कन्वेक्शन? संवहन में क्या होता है? अच्छा, कांटेक्ट में मीडियम है, वो कंडक्शन होता है। जो इसके कांटेक्ट में एयर है और यहां से हीट यहां ट्रांसफर होगा। अपनी कॉपी पलटो, पीछे पलटो कॉपी, और हीट बजट जहां पे पढ़ाया था, उष्मा बजट देखो पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। मैंने कहा ना तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो। देखो, है संवहन, कन्वेक्शन। अब देख लिया कि है, ये मान लो कि तुमको पता होना चाहिए था, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अब फिर से उसको एक बार यहां पे पढ़ लेते हैं, कन्वेक्शन। तो चलिए अब छोड़िए, बस ये दिखाना है कि भैया पढ़ चुके हो, थोड़ा मेहनत करो। अभी तिबारा फिर कभी यूज होगा तो ये भी भूल जाओगे कि यहाँ पे रेंज जब पढ़ा था तो दोबारा कन्वेक्शन पढ़ा था। चलो कोई नहीं, देखो नए सिरे से देखो। कन्वेक्शनल रेनफॉल, संवहनीय वर्षा। तो जैसा कि अभी तक बात हुई है कि कोई भी वर्षा तभी होगी जब मॉइस्ट एयर राइज करेगी, जब आर्द्र हवा ऊपर उठेगी तभी बारिश होगी। अब क्वेश्चन है, इसमें हवा ऊपर उठती कैसे है, संवहन में कैसे उठती? क्या है संवहन? समझो, मान लो ये पृथ्वी की सतह है, ये है अर्थ का सरफेस, अर्थ सरफेस। ठीक है बात? पृथ्वी की सतह है ये क्या है? सूर्य का रेडिएशन, इसको हम बोलते हैं सोलर। जब पृथ्वी पर पहुंच गया तो इंसोलेशन, सूर्य तप। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को है क्या? सोलर इंसोलेशन के कारण यह सतह क्या होगी? गर्म होगी कि नहीं? पृथ्वी की सतह जब सोलर रेडिएशन को, सौर विकिरण को एब्जॉर्ब करेगी, अवशोषित करेगी, तो पृथ्वी की सतह गर्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्लियर है बात? गर्म होगी। अब जब ये सतह गर्म होगी तो इसके कांटेक्ट में जो एयर है उसका क्या होगा बताओ? इस एयर का क्या होगा? किसी चीज को गर्म करते हो तो क्या होता है? क्यों भाई?
हाँ, किसी चीज को गर्म करोगे तो वो एक्सपैंड होगी। अभी इस बॉटल को गर्म कर दोगे तो फैलने लगेगी कि नहीं, बताओ? फैल जाएगी कि नहीं? उसके आयतन में वृद्धि होगी, होगा कि नहीं? तो ऐसे ही जब एयर गर्म होगी तो एयर भी फैलेगी, फैलेगी कि नहीं? अच्छा, जब ये एयर फैलेगी तो अब ये हल्की हो जाएगी कि नहीं? समझ पा रहे हो बात को? तो एयर क्या होगी, ये जो कांटेक्ट में एयर है ये गर्म होगी। जब किसी चीज को गर्म करोगे तो अभी मैंने एग्जांपल दिया, इस बॉटल को आग पे रख दो, ये फैल जाएगी, होगी कि नहीं? इसमें क्या होगा? एक्सपेंशन, ये एक्सपैंड होगी, होगी कि नहीं? और एक्सपैंड होके ये क्या हो जाएगी, अब बड़े एरिया में फैल गई कि नहीं? तो हल्की हो जाएगी कि नहीं? हल्की हो जाएगी। और कोई भी चीज जो हल्की होती है वो किधर जाती है? भारी चीज किधर आती है, बताओ? नीचे। तो हल्की चीज किधर जाएगी? ऊपर। तो ये लाइट एयर क्या करेगी? राइज करेगी, ऊपर उठेगी। समझ आई बात कि नहीं? तो ये जो गर्म हवा है ये क्या होगी? ऊपर की तरफ उठेगी, उठेगी कि नहीं? तो ये गर्म हवा क्या हो गई? ये राइज कर गई। समझ आई बात? क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं संवहन। हवा के गर्म होकर ऊपर उठने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं संवहन। ठीक है, बात क्लियर हुई? अब एक चीज समझो, तुम जो नए लोग हो वो नहीं जानते होगे, ये लोग जानते हैं, अभी मैंने डिस्कस भी किया। जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते जाएंगे तापमान में क्या होगा? गिरावट दर्ज की जाती है। अगर एक एवरेज में मैं बता दूं आपको, तो अगर सतह से 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो कितना तापमान कम हो जाएगा? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सतह है, सतह से 1 किलोमीटर ऊपर गए तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कमी आ जाएगी, और ऊपर 6.5 और कम। समझ आ रही है बात? क्यों होता है बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन सतह से ऊपर बढ़ोगे तापमान में गिरावट होगी। तो अब तो ये एयर कहां जा रही है? पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रही है कि नहीं? तो जब पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएगी तो इसके तापमान में क्या होगा? गिरावट दर्ज होगी। अभी मैंने कहा आपसे, जैसे जैसे आप सतह से ऊपर जाओगे तापमान में गिरावट दर्ज होती जाएगी। तो इस एयर, ये जो एयर ऊपर उठ रही है, ऊपर उठने के साथ इसके तापमान में क्या हो रहा है? गिरावट दर्ज हो रही है। अब बारिश होने की क्या कंडीशन थी बताइए? उधर देखो, अभी पिछला पन्ना, आर्द्र हवा ऊपर उठे और उसके तापमान में गिरावट। अब अगर इस हवा में कहीं वाटर वेपर प्रेजेंट हुआ, ये एयर मॉइस्ट हुई, तो अब अगली चीज क्या होगी इसमें बताओ? अभी देखा था ना, कंडेंसेशन होगा कि नहीं? ये हवा जिसमें आर्द्रता भी है, जिसमें जलवाष्प उपस्थित है, इसका जब तापमान कम करोगे तो इस हवा में उपस्थित जो वेपर है, जो जलवाष्प है, वो जलवाष्प में क्या होगा? क्या होगा भाई? कंडेंसेशन, संघनन। और संघनन से ये जो वाटर वेपर है ये किसमें बदलने लगेगी? ये जो जलवाष्प है ये जल बूंद में बदलने लगेगी। ठीक, बूंद। और बूंदों के इसी समूह को हम क्या बोलते हैं? क्लाउड्स। क्लियर? अब ये जब क्लाउड धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, इसका वेट बढ़ता जाएगा, तो न्यूटन का नियम क्या कहता है? सेब कहां गिरेगा? नीचे। तो अब ये जल बूंदे भी क्या होने लगेंगी?
सतह पे आने लगेंगी और ये किस चीज का कारण बन जाएगा बताओ? ये क्या है? ये क्या है? रोहित शर्मा है? रेनफॉल है कि नहीं? प्रेसिपिटेशन नहीं, प्रेसिपिटेशन का एक टाइप रेनफॉल है, वर्षा हो रही। क्लियर है बात? समझ में आया कि नहीं? जिसको नहीं आया बताए, फिर से बताए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। जितने लोग हो यहां पे सब लोग बताओ। तुम बताओ, कुछ पल्ले पड़ा? समझ में आया कुछ? तुम्हारी केवल हाँ नहीं, जो ना आया हो उसको बताओ। ये 10th 11th 12th 7th 8th 9th नहीं है, जो नहीं आए उसको डिस्कस करो, वरना फंसोगे आगे। अच्छा, एक चीज और होती है बच्चों के मन में, तुम लोग मुझे लग रहा है अभी बिल्कुल रीसेंट इंटर किए हो, ये बेइज्जती का कंसेप्ट छोड़ दो कि हम पूछेंगे तो सर कहेंगे अच्छा तुमको ये नहीं आता, तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। कितने लोग हो इस क्लास में? 15, 10 लोगों में बेइज्जती हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है क्या? और जब एग्जाम दे के आओगे और वहां फेल हो जाओगे, तब कितने लोगों में बेइज्जती होगी बताओ? तुम्हारे सारे घर वाले जानेंगे, रिश्तेदार जानेंगे। एक बार जैसे ही तुमने सिविल सर्विसेज का नाम ले लिया होगा, सब वैसे भी चिढ़े बैठे हैं, सुबह शाम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे करके फेल हो जाए। आपसे वो रिजल्ट इसलिए नहीं पूछेंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं, ये पूछते कहीं साले का हो तो नहीं गया। जब रिजल्ट आता है तो इसलिए नहीं पूछते अच्छा भैया का इस बार रिजल्ट आवा है का भा, तो क्यों पूछते हैं? इसलिए नहीं पूछते हैं कि आप ये बताएं कि नहीं मौसा जी हमारा सिलेक्शन हो गया। ये डर है अंदर का कि कहीं इसका प्रीलिम्स क्लियर तो नहीं हो गया। अगर क्लियर हो गया हो तो चलो तंत्र विद्या कराएं चल के, कुछ इसकी मेंस रुके इसका कैसे करके, कुछ भाई पूर्ववर्ती स्टेप लिए जाए कि ये व्यक्ति वहां तक ना पहुंच पाए, है ना? तब बेइज्जती होती है। और इसके बाद आप बचते रहिए क्लास में पूछने से। और बेइज्जती आपकी तब होती है जब आप 6 साल 7 साल 8 साल कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, जब पूरी रिश्तेदारी, पूरे मोहल्ले, पूरे फ्रेंड सर्किल में पता चल जाता है कि ये व्यक्ति नल्लाधिपति है, कुछ नहीं करता, वेला है एक नंबर का, इसके बस का कुछ नहीं है। असली बेइज्जती तब शुरू होती है। समझ पा रहे हो बात? तो इस बेइज्जती का कंसेप्ट जो कि समाज ने धीरे धीरे आपके दिमाग में भर दिया है ना, उसको बदलिए। और ये यहीं से नहीं, ये आपके क्लासरूम सिस्टम से स्टार्ट हो जाता है कि क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछना है। 6th 7th 8th 9th 10th आप काउंट कर सकते हैं उंगलियों पे कि आपने कितनी बार टीचर से कोई क्वेश्चन पूछा था उसके पढ़ाने के बाद। सोचिए ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे क्या कारण है बताओ, खुद बताओ। कि 50 लोगों के सामने क्लास में हमारी बेइज्जती ना हो जाए। हमने कुछ पूछा, टीचर ने कुछ बोल दिया उस पे कि तुमको ये भी नहीं आता, चलो उसने बोल भी दिया लेकिन उसके बाद बताएगा भी तो। बताओ बताता है कि नहीं? कोई क्रॉस क्वेश्चन करो, तुम्हारी बेइज्जती कर देगा, वो गुस्सा कर देगा, लेकिन क्वेश्चन एड्रेस करेगा कि नहीं आपका? कोई भी टीचर कितना भी खराब हो, अगर आपने प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर देगा, वो झल्ला के ही दे, उसी को तो पैसा मिलता है उसको, आपकी क्वेरीज एड्रेस करने का। समझ पा रहे हो बात? क्वेश्चन पूछा करो। और ये मैं बोलते बोलते पक गया हूं, इतने साल से मैं भी पढ़ा रहा हूं। क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती। क्रॉस क्वेश्चनिंग तो छोड़ो,
जो पढ़ाओ वही जाके, मैं सोचता हूं कि घर में आप पढ़े तो अगले दिन उससे कुछ क्वेश्चन आए, मुझे भी तो लगे कि आपका ब्रेन स्टॉर्म हो रहा है, दिमाग सोचने के स्तर पे है। एक होता है कि पैसिवली आप बैठे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं, आप लिख रहे हैं, दैट्स इट। एक पैसिव स्टूडेंट है, अक्री विद्यार्थी है। एक सक्रिय विद्यार्थी क्या होता है, जो पढ़ाया उसको जाके पढ़ा, उसने किताब में देखा और बोला गुरुजी को फंसाएंगे कल, देखते हैं इनको कितना आता है, ये तो इन्होंने पढ़ाया ही नहीं। समझ पा रहे हो? तो थोड़ा सा उस तरफ जाओ, ब्रेन को चलने दो, दिमाग को चलने दो। उसकी जरूरत क्यों पड़ेगी ये भी मैं बता देता हूं। यूपी पीसीएस में तो ठीक है, चल जाएगा काम, लेकिन यूपीएससी में बहुत सारी चीजें आप ऐसी पाओगे जो आपने पहले डायरेक्ट नहीं पढ़ी है। वो यहां पे नहीं पूछेगा कन्वेक्शनल रेनफॉल बताओ, समझ पा रहे हो बात को? तो वहां पे आपको अपना दिमाग चलाना होता, लिखना यही है लेकिन किसी दूसरे तरीके से पूछ रहा है आपसे वो, तो आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, और दिमाग अचानक से नहीं चलता अगर आपने उसको चलाने के लिए पहले से ट्रेन नहीं कर रखा है। बताओ, घोड़े को रेस में दौड़ाया नहीं, कभी ट्रेन नहीं किया, और अचानक से ले जाओ बोलो दौड़ बेटा, दौड़ेगा? तुमको दौड़ा देगा हॉस्पिटल। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए बेहतर है ये शर्म का बेइज्जती वाला जो ये है कंसेप्ट, इसको हटाओ और क्वेश्चन पूछा करो। खैर, ये कन्वेक्शनल रेनफॉल आप लोगों के समझ आया कि नहीं आया? एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं, समझिए। ये पृथ्वी की सतह है, ये सोलर इंसोलेशन है, सूर्य तप है। ये सतह पे पहुंचा, सतह ने इसको अवशोषित किया और सतह खूब गर्म हो गई। जब सतह गर्म होगी तो इसके कांटेक्ट में जो एयर है वो भी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। जब एयर गर्म होगी, हवा गर्म होगी, तो वो एक्सपैंड करेगी, उसमें विस्तार होगा। विस्तार होगा तो वो हल्की हो जाएगी, और कोई भी चीज जो हल्की होती है वो ऊपर उठती है, राइज होगी। सरफेस से जितना आप ऊपर जाते जाएंगे तापमान में आपके गिरावट दर्ज होती जाएगी। और कभी अगर वायु के तापमान में गिरावट होगी तो उसमें क्या होना शुरू हो जाएगा? अब संघनन, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होगा? वायु में उपस्थित जो जलवाष्प है, जो वेपर है, वो किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी? ड्रॉप्स में। तो वेपर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। क्लाउड क्या होता है? इन्हीं ड्रॉप्स, इन्हीं जल बूंदों का समूह, एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रॉप्स। जब इसका भार बहुत बढ़ जाएगा तो वो ड्रॉप क्या होने लगेंगी? पृथ्वी की सतह की ओर आने लगेंगी। इसी को कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्लियर है? तो पहले तो ये डायग्राम बना लो तुम लोग। अब कन्वेक्शन मत भूलना, बताए दे रहा हूं।
हाँ, जो संवहनीय धाराएं हैं ये क्या केवल रात में चलेंगी? जी नहीं, रेडिएशन ऊपर करती है। देखो अर्थ रेडिएशन, अच्छा जो हवा के गर्म होने की प्रक्रिया है वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं थी वहीं पे देखो हीट बजट में। एक था अर्थ का रेडिएशन, एक था कंडक्शन, एक था कन्वेक्शन। नहीं समझ आई बात? देखो पृथ्वी की सतह ये है, इसके कांटेक्ट में है ये एयर, तो जो एयर कांटेक्ट में होगी वो भी कंडक्शन की प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगी कि नहीं? तो पहली लेयर जो एयर की थी वो कंडक्शन के द्वारा गर्म हुई और फिर राइज हो गई। जब ये राइज हुई एयर तो इसको बोला गया कन्वेक्शन। एग्जैक्टली यही तो देखो है, ये अर्थ का सरफेस है, इसके कांटेक्ट में ये एयर है, जब ये गर्म होगा तो क्योंकि इसके स्पर्श में ये है तो ये भी गर्म हो जाएगा, और जब गर्म हो जाएगा तो ये चीजें होंगी। तो ये तो कभी भी हो सकता है ना। हो गया, लिखो अब। सूर्य तप के कारण जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके संपर्क में रहने वाली हवा भी गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। इंग्लिश वाले लिखे, ड्यू टू सोलर इंसोलेशन द अर्थ सरफेस gets heated up the air in contact with such surface also gets heated up and thus rises। ऊपर उठती है, लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट से ऊपर उठती इस हवा में यदि जलवाष्प उपस्थित है तो ऊंचाई के साथ तापमान में आई गिरावट, ऊंचाई के साथ तापमान में आई गिरावट इस जलवाष्प का संघनन करने लगती है। As moist air rises, as moist air rises up, temperature goes down, which results into condensation of vapor present in the air। कंडेंसेशन ऑफ वेपर प्रेजेंट इन द एयर। आप लोग कहां तक पहुंचे? हाँ, करने लगती है। देखो संघनन के परिणाम स्वरूप, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट मतलब अगली लाइन से, संघनन के परिणाम स्वरूप
जल बूंदों का समूह अर्थात मेघ का निर्माण होता है। जल बूंदों का समूह अर्थात मेघ का निर्माण होता है, जिससे वर्षा होती है। The condensation results into formation of clouds and thus rainfall. अब एक चीज थोड़ा आप लोग समझ पाओगे, अभी नए वाले जो बच्चे हैं थोड़ा समय के साथ, क्योंकि ये चीज पहले हो चुकी है, तो जब पढ़ाई जाएगी आपको दोबारा तब आप समझेंगे। ये बताइए कि यहाँ पे कैसा क्लाउड बनेगा, किस प्रकार के मेघ का निर्माण होगा। यहाँ पे जहां पे कन्वेक्शन होता है, संवहन होता है, खूब गर्मी के कारण गर्म हवा ऊपर उठती है, वहां पे किस प्रकार के मेघ का निर्माण होता है। अभी पढ़ा है, कल ही पढ़ा है, हाँ, हाई क्लाउड्स, कपासी वर्षी मेघ, क्यूमुलोनिम्बस। तुम बताओ कैसा मेघ बनेगा, कैसा बादल बनेगा। हाँ, मध्य स्तरीय। पीछे पीछे की रो में सबसे पीछे जो 3 लोग बैठे हो, कैसा मेघ बनेगा। आप अपना पेज खोलो पीछे, इसीलिए कहता हूं थोड़ा पढ़ लिया करो, जो पढ़ाया जाए उसी को पढ़ लिया करो। हाँ, तुम सही थे। कपासी वर्षी, क्यूमुलोनिम्बस। देखो उसमें क्या लिखा है मैंने, क्यों बनता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। देखो उसको कैसे बनता है क्यूमुलोनिम्बस। बताओ भाई, क्या पढ़ा आपने। कन्वेक्शन से बनता है कि नहीं, संवहन से बनता है कि नहीं। संवहन में गर्म हवा खूब ऊपर तक उठती है, और मान लो, समझो इस चीज को, जो कंडेंसेशन है जिसके कारण बादल बनना स्टार्ट हुआ, मान लो यहां पे बनना स्टार्ट हुआ, यहां तक तापमान इतना गिर गया कि बादल बन गया, और लेकिन हवा तो ऊपर अभी भी जा रही है ना, तो बादल तो लगातार बनता ही जाएगा कि नहीं बनता जाएगा। अब बताओ, यही तो था क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, जिसका वर्टिकल स्ट्रेच बहुत ऊपर, बहुत बड़ा होता है, ऊर्ध्वाधर रूप से बहुत ऊपर तक ये खिंचा हुआ होता है। इस प्रकार का बादल बनेगा यहां पे, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बोलते हैं इसको। कपासी वर्षी मेघ, कपासी वर्षी मेघ, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होगा कि नहीं। और जब कपासी वर्षी मेघ बनता है तो अभी आपने देखा है कैसी रेनफॉल होती है वहां पे, तड़ित झंझावत, थंडर स्टॉर्म। तो अभी यहां पे कैसी वर्षा होगी, बताओ भाई। थंडर स्टॉर्म, गरज, चमक,
और घनघोर वर्षा। होता ना, एकदम से बिजली कड़कती है, गरज होती है, चमक आती है उसके साथ और खूब तेजी से पानी गिरता है। तो जब भी कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी तो वहां पे थंडर स्टॉर्म होगा, गरज और चमक के साथ घनघोर वर्षा होगी। इस तरीके का बादल बनेगा कपासी वर्षी में। अब तुम लोग तो पढ़ चुके हो, ये बताओ कि ऐसी स्थितियां कहां पे पाई जाएंगी, पृथ्वी के किस क्षेत्र में? हाँ, इक्वेटोरियल एरिया, जो विषुवतीय प्रदेश है वहां पे। क्यों? क्योंकि विषुवतीय प्रदेश पे जो सोलर रेडिएशन है वो बिल्कुल सीधा है। जहां पे सोलर इंसोलेशन ज्यादा मिलेगा वहां पे ऐसी वर्षा होगी। ठीक है, पृथ्वी पे सोलर इंसोलेशन ज्यादा कहां मिलता है? ये अर्थ है, ये इसका मध्य है, इसको विषुवत कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। तो सबसे ज्यादा सोलर इंसोलेशन इसी के आसपास मिलता है। तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है इक्वेटर के आसपास वाला, यहां पे कैसी वर्षा होती है? कन्वेक्शनल रेनफॉल। समझ गए कि नहीं? विषुवतीय क्षेत्र में कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी। इस पूरे क्षेत्र की खासियत क्या है? खासियत यह है कि सुबह होते ही खूब तेज सूर्य तप मिलना शुरू हो जाता है। दोपहर तक सतह इतनी ज्यादा गर्म हो चुकी होती है, 12 बजे तक ही, कि एयर गर्म हो चुकी होती है। ये एयर गर्म हो चुकी होती है और गर्म होके ऊपर उठना शुरू कर चुकी होती है। 1-1:30 बजे तक खूब गर्म एयर ऊपर उठ चुकी होती है और गर्म एयर ऊपर उठेगी तो क्या होगा? कंडेंसेशन, संघनन। और संघनन से क्या बनेगा? बादल। कैसे बादल यहां पे बनेंगे? कपासी वर्षी मेघ। तो 2 बजे से 4 बजे तक डेली क्या होगा? गरज, चमक, घनघोर वर्षा डेली। दोपहर के बाद डेली रेनफॉल होगा। किस क्षेत्र में? उस वाले क्षेत्र, इक्वेटोरियल वाले। इक्वेटोरियल में ही क्यों? विषुवतीय में ही क्यों? क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा सोलर इंसोलेशन मिलता है। समझ आई ये बातें? क्लियर हुआ? अब लिख लो उस चीज को। संवहनी वर्षा में कपासी वर्षी मेघ बनते हैं। जिसके कारण गरज एवं चमक के साथ घनघोर वर्षा होती है। Here, cumulonimbus clouds are formed because of which thunderstorm occurs. Next point. नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार की वर्षा मुख्यतः विषुवतीय प्रदेश में होती है। विषुवतीय प्रदेशों में होती है। जहां दोपहर के पश्चात प्रतिदिन कपासी वर्षी मेघों से वर्षा होती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल मेनली occurs in equatorial belt
causing daily rainfall after noon. अब एक बार क्या करो, इस कन्वेक्शनल रेनफॉल को वापस पढ़ लो, और कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो पूछ लो मुझसे। और फिर अभी थोड़ी देर पहले बताया था सर्व मत करना, जो नहीं समझ में आया उसको पूछ लेना। क्लाउड्स तो सारे संवहनीय धाराओं के कारण बनेंगे। अभी कितने प्रकार की रेनफॉल तुमने पढ़ी? एक। अभी देखोगे ओरोग्राफिक रेनफॉल भी है। मैं बता रहा हूं, देखो कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, एयर बहुत हाइट तक उठ रही है ना? तो बादल भी बहुत सरफेस से बहुत हाइट तक बन रहे हैं। अगर मान लो एयर इतने हाइट तक ना उठे, तब केवल यहीं तक उठे, तब क्या क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेगा? नहीं बनेगा ना। एक टर्म इस्तेमाल होता है परसिविरेंस, एथिक्स में पढ़ेंगे आप। अभी हाल में ही उसका कौन सा उदाहरण आपके सामने आया? हाँ, धैर्य। हाँ, वर्ल्ड कप, कैप्टन रोहित शर्मा। 2013 के बाद से लगातार सेमीफाइनल और फाइनल खेलते थे, चाहे वर्ल्ड कप का हो, चाहे टेस्ट चैंपियनशिप का हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, T20 हो, और हर बार सेमीफाइनल और फाइनल में हार गए। लेकिन क्या उन्होंने जो प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से वो जीत सकते थे, उसको छोड़ा? नहीं। और आखिरी में ये लास्ट वर्ल्ड कप था, इसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली खिलाए नहीं जाते, 37-38 साल के हो चुके, और आखिरी में आके वो जो धैर्य था, उसका परिणाम उनको जीत के साथ मिल गया। सचिन तेंदुलकर के बारे में सुना होगा, विश्व के महानतम क्रिकेटर्स में से एक, और उनका सपना क्या था? विश्व कप जीतना। कब जीते? अपने आखिरी विश्व कप, 6वां वर्ल्ड कप, जो उनका आखिरी वर्ल्ड कप था। ना पहले में, ना दूसरे में, ना तीसरे में, ना चौथे में, ना 5वें में, 6ठे में। भगवान राम को राजगद्दी कब मिली? 14 वर्ष के वनवास के बाद।
मैं ये बता इसलिए रहा हूं ये चीजें कि जब आप मेहनत करेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उसके अनुपात में आपको सफलता नहीं मिल रही। तो इसका मतलब ये नहीं कि खुद को कोसने लगो कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, भगवान ने लिखा ही नहीं मेरी किस्मत। जी नहीं, जो आप अपना काम कर रहे हैं उसको और बेहतर करते जाएं, जब जो मिलना होगा वो मिल जाएगा, उसके पीछे मत भागो, अपने प्रोसेस को सही करो। जैसे ये चीज क्यों होती है, एक जनरल क्वेरी है, एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो परेशान रहते हैं, क्या होगा इस बार, नहीं तो क्या होगा, इस बार नहीं हो पाए तो पिताजी कहेंगे अब बस चल भागा, गांव में खेती कर, गन्ना काट। यही तो होता है दिमाग, हर टाइम आप सोचते रहते हो उसी के बारे में, और सोचते रहते हो लेकिन फिर भी अपनी चीजें सुधारते नहीं हो। क्यों? क्योंकि मन ने नियंत्रित किया हुआ है आपको। कभी सोच के देखो, आपने कभी ऐसा सोचा है क्या कि 4 बजे उठ के पढ़ना गलत है? कहा है क्या खुद से कभी? कई बार शेड्यूल भी बनाया होगा कि आज 4 बजे उठेंगे, लेकिन जब 4 बजता है अलार्म घड़ी लगाती है तो क्या करता है आपका मन? छोड़ो, आज रहने देते हैं, कल से उठेंगे। होता है कि नहीं? और वो कल कभी आता नहीं। 2-3 दिन अलार्म ही लगाओगे 4 बजे का, फिर अलार्म ही लगना बंद हो जाएगा आपका, क्योंकि मन वो करने नहीं देता है। इसलिए आपको एक चीज रखनी होगी, स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। कोई मोटिवेशन काम नहीं आता है। जैसे मैं आपको मोटिवेट कर दूं तो आप कितनी देर तक मोटिवेट रहेंगे बताइए? दोपहर तक, शायद दोपहर तक भी ना रहे। मोटिवेशन क्या है? मैं मोटिवेट कर देता हूं कि चलो आईएएस ऑफिसर बन गए तो क्या होगा, गांव जाओगे तो कोई रिश्तेदार आएगा, अच्छा भैया तुम वही हो ना जो हमारे मुंह पे थूके थे 1 साल पहले, पहचाने? ये देखो अभी भी थूक का निशान है हमारे मुंह। यही होता है ना? तो अगर ऐसे मोटिवेट होना है तो 2 घंटे 3 घंटे तक मोटिवेट रहोगे, फिर भूल जाओगे, नॉर्मल एक्टिविटीज में आ जाओगे। लेकिन अगर खुद को अनुशासित कर लिया, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक बार पड़ गया तो पड़ गया। फिर एक बार तुमने हैबिट डाल ली कि दिन में 3-3 घंटे की 3 सीटिंग मुझे देना ही देना है, 10:30 से 1:30 बजे तक मुझे 1 सीटिंग देनी है 3 घंटे की, लंच वंच करेंगे 3 से 6 1 सीटिंग देनी, फिर शाम को 7 से 10 1 सीटिंग देनी, 3 3 6 3 9 घंटे मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। डिसिप्लिन चाहे जितना दर्द में हो, देखना कुछ दिन करोगे फिर बन जाएगी। मेरे ग्रैंडफादर फोर्स में थे, 95 ईयर्स एज है, आज भी 4 बजे उठ जाते हैं। क्यों? लगातार जब वो करते गए ना तो बॉडी और माइंड ट्रेंड हो गया उसी हिसाब से। अब सोना ही नहीं है, मतलब उनका दिमाग 4 बजे जैसे वैसे शरीर और दिमाग कहता उठो। समझ पा रहे बात को? तो कोई मोटिवेशन, अब क्या उनके पास क्या मोटिवेशन है 4 बजे उठने का? सैलरी मिल रही है क्या 4 बजे उठ के? 4 बजे उठ के क्या करने लगेंगे? क्या है कुछ ऐसा है जो मिलता है 4 बजे उठ के? कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने डिसिप्लिन किया ना खुद को, तो होने लगेगा वो। तभी आप लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि भाई स्टार्टिंग फेज में हो कुछ लोग अब एक मैच्योरिटी के लेवल पे पहुंच चुके हो, तो मोटिवेशन के चक्कर में मत भागो, डिसिप्लिन करो।
थोड़ा पेन लेना सीखो, कष्ट लेना सीखो। 6वें वर्ल्ड कप के बाद सक्सेस मिली। अगले दिन राजा बनने वाला था व्यक्ति और उसको 14 वर्ष का वनवास मिल गया। संघर्ष। अच्छा, संघर्ष ना किया होता तो राम भगवान बनते क्या? भगवान क्यों बने? संघर्ष ना किया होता तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनते क्या? आज के 2500 साल बाद आप हम पढ़ रहे होते गौतम बुद्ध के बारे में? पढ़ रहे तो क्या? नहीं। तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। अब जिस फील्ड में आप आए हैं उसमें बहुत कम लोगों को यह अवसर मिलता है ये करने का। तो 4-5 साल को वेस्ट नहीं करना है। यहां पे कुछ प्रोडक्टिव करिए, और अगर अपना काम ढंग से करते जाएंगे तो कुछ ना कुछ सफलता मिल जाएगी। यहां नहीं तो यहां, यहां नहीं तो यहां, यूपीएससी नहीं तो यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस नहीं तो कहीं और, लेकिन मिल जाएगी अगर प्रक्रिया सही रखोगे। अच्छा, तुम में से कितने लोग ये बताओ कि दिन में 6 से 8 घंटे पढ़ते हो खुद का? 4 से 5 कितना रहता तुम्हारा? 4 से 5 तुम्हारा भी, और नीचे इधर। और कौन कौन लोग ये एग्जाम देने जा रहे हैं अभी जो 27 अक्टूबर को यूपीपीसीएस वाला है? 1 2 3। क्या काम रहता है आपके पास इसके सिवा? पढ़ने के सिवा? नहीं, पढ़ने के सिवा आप क्या करते हो जी? ट्यूशन पढ़ाते हो, कोई जॉब करते हो, क्या है? चलो ठीक है, मान लेते हैं कोई। तुम क्या करते हो? कुछ नहीं, केवल पढ़ना है। तुम? चलो ठीक है। कीर्ति? कुछ नहीं। कोई काम है इसके सिवा? क्या? कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है ना कि कोई पढ़ाई के सिवा नहीं है। क्या है बताओ? चलो मान लिया कि सबके साथ कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। एक अभी वो मूवी आई थी 12th पास, 12th फेल या पास जो भी है, वो पास ही समझो। उससे ज्यादा जिम्मेदारी है क्या आप लोगों के पास? किसी के पास यहाँ है क्या? देख लो, अच्छी मूवी है। वैसे मूवीज से अगर आप मोटिवेट होते हैं तो कोई बहुत बढ़िया बात नहीं, कोई सुखद स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो, अच्छी मूवी। उससे ज्यादा जिम्मेदारी नहीं होंगी। अगर सच में कुछ बनना है तो त्याग करना पड़ेगा। 4 घंटे 3 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होने जा रहा है। सच में कहीं नहीं जा रहे हो। जो रियल कॉम्पिटिटर है आपका, वो देखो कितने घंटे पढ़ रहा है, और उसके बावजूद कि उसको चीजें आती हैं, उसके बावजूद पढ़ रहा है वो, और इसके बावजूद कि उसको घर का खर्चा चलाना है, इसके बावजूद पढ़ रहा है, क्योंकि उसको पता है इतने में होगा नहीं, कोई मतलब नहीं फिर इसका। ये तो फिर अधर में अटकने वाली बात है, ना ऊपर के ना नीचे के। या तो छोड़ ही दो फिर, और कुछ करो साले। 4 घंटे चलो वीडियो गेम खेलते, क्रिकेट खेलते, स्विमिंग करते, कुछ संगठित अपराध करते हैं, कुछ प्रोडक्टिव जिससे कुछ हासिल हो करें ना। 4 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसको बढ़ाइए, कम से कम 7-8 घंटे ले जाइए। और कहने से नहीं होगा, खुद से निर्णय करना पड़ेगा कि हमको उतना पढ़ना। और तुम लोगों की ट्रेनिंग हो रही है, तुम जो 3 लोग नए हो, क्या नहीं करना है, इन लोगों से सीखो। और
क्या करना है जान लो। अगर तुमको देना है ये यूपीपीसीएस का एग्जाम निकालना है तो रिया ऐसे नहीं निकलेगा। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे नहीं निकलेगा। 4 घंटे पढ़ के नहीं निकलेगा। इसको कम से कम तुम 6 पे ले जाओ। तुम भाई साहब अच्छे हो पढ़ने में, कुछ होगा नहीं, लेकिन कितनी एज हो गई? एज 24। मेरी बात ध्यान रखना, जिस दिन 25 प्लस हो गए पता नहीं चलेगा क्या हुआ हमारे साथ, समय कहां गया। कब 25 से 35 हो जाओगे पता नहीं चलेगा। और फिर केवल जिंदगी में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा हर एक जगह पे। 25 तक जिंदगी बहुत सुहावनी होती। जिस दिन 25 प्लस हो गए, मैं बोल रहा हूं ध्यान रखना, मैं अनुभव से बता रहा हूं, पता नहीं चलेगा कब 25 से 30 और 30 से 35 पहुंच गए। और जब 35 पे होगे और वो चीजें नहीं होंगी जो तुम करना चाह रहे हो, तो समाज से केवल तिरस्कार और कुछ नहीं, कहीं सम्मान नहीं मिलेगा। ध्यान रखना इस चीज को। तो 4 घंटा छोड़ दो, अगर करना है तो ढंग से करो, वरना कुछ और करो। क्लियर? सोचो, इन लोगों के साथ सोचो। उसके पास टहलने की जिम्मेदारी है, और भी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। इनके पास अपने बिजनेस की इशू है, उनको कोर्ट में जाना पड़ता है। तुमको तो कुछ नहीं करना पड़ता है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कितना बेहतर अवसर है इन तीनों के कंपैरेटिवली। तुमको समझ रहे हो बात? पढ़ो भाई पढ़ो, हाथ जोड़ के गुजारिश है आप लोगों से, पढ़ो, मत बर्बाद करो अपनी जिंदगी। तो पहला हो गया कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है ओरोग्राफिक रेनफॉल। पर्वतीय वर्षा। ये है, आपको दिख रहा है पर्वत, ये आपको यहां पे सी दिख रहा है, समुद्र दिख रहा है, या कोई वाटर बॉडी है। अब समझो पर्वतीय वर्षा कैसे होती है। ये आपकी एयर ऐसे चल रही है, और जब ये एयर समुद्र के ऊपर से या किसी वाटर बॉडी के ऊपर से चलेगी, तो ये एयर ड्राई होगी या मॉइस्ट होगी, शुष्क होगी या आर्द्र होगी? आर्द्र होगी। अब ये आर्द्र पवन ऐसे चल रही है, सीधे चल रही है, इसको रास्ता मिल रहा है। लेकिन अब क्या उसको आगे रास्ता मिल रहा है? देखो, आगे तो पर्वत ने अवरोधित कर दिया इसके रास्ते। कर दिया कि नहीं? कर दिया ना अवरोधित। तो अब इसको कौन सा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा आगे? इसके स्लोप को पकड़ के ऊपर बढ़ना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्लियर हुआ? आगे बढ़ने का तो रास्ता है, तो इसके ढाल को पकड़ के ऊपर बढ़ना पड़ेगा। अब यहां पे एक प्रक्रिया होगी जो तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्या है वो प्रक्रिया? एडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्रोष्म प्रक्रिया।
क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस? हाँ, क्यों एक्सपेंड करेगी? अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया भाई, गलत बातें हैं। एडियाबेटिक में क्या था? देयर इज नो आउटसाइड एक्सचेंज ऑफ हीट। ऊष्मा का बाहर के माध्यम से कोई आदान प्रदान नहीं है। हवा जब ऊपर उठती है तो उस पे बाहर से पड़ने वाला दाब क्या हो जाता है? कम। तो जब ऊपर उठेगी बाहर से पड़ने वाला दाब कम हो जाएगा, दबाव कम हो गया, तो एयर क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी। मैं क्या कह रहा हूं समझो इस चीज को। क्या था एडियाबेटिक प्रोसेस? ये अर्थ का सरफेस है और ये सारा वायुमंडल है। इसमें एयर है, गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल है। ये सबसे ज्यादा कहां पे होते हैं? सबसे नीचे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सब, इनकी टेंडेंसी क्या होती? नीचे खींचने का। तो सबसे ज्यादा कहां पे होंगे? नीचे। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे इनका घनत्व, इनकी डेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। होगा कि नहीं? अब मान लो एक एयर पार्सल है, एक हवा का एक गुच्छा है, मान लो ये है एयर का पार्सल, ये है एयर पार्सल। ये बाहर से ना ऊष्मा ले रहा है ना बाहर ऊष्मा दे रहा है, कुछ नहीं, बस ये राइज कर रहा है, ऊपर उठा। अब जब ये ऊपर उठेगा तो इस पे बाहर से पड़ने वाला दबाव कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? बताओ। दबाव किस चीज का है? इन चीजों का है कि नहीं? ये चीजें इसको दबा रही होंगी और ये चीजें सबसे ज्यादा कहां है? नीचे। तो जब ऊपर जाओगे तो बाहर से पड़ने वाला दबाव क्या हो जाएगा? इस पे कम हो जाएगा। अब जब ये एयर पार्सल यहां से यहां पहुंचा तो इस पे बाहर से पड़ने वाला दबाव क्या हो गया? कम। तो बाहर से पड़ने वाला दबाव कम हो गया तो ये क्या करेगा? फैलेगा कि नहीं फैलेगा? बताओ। फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा? अब एक बात बताओ, इस एयर पार्सल में इतनी हीट थी H, इतने वॉल्यूम में, अब ये H बड़े वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गई कि नहीं? आप बात बताओ। दूध है, गर्म दूध है, उसको एक ग्लास में रखा है आपने, जब उसको आप थाली में जाके उड़ेल देते हैं तो ठंडा हो जाता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि थाली का बड़ा है, वॉल्यूम ज्यादा है उसका। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इतनी एयर में मान लो टेम्परेचर 20 डिग्री था, अब ये एक्सपेंड हो गया तो अब इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा कि नहीं? समझ पा रहे हैं आप बात? क्लियर हो रही कि नहीं? तो जब ऊपर उठा, बाहर से पड़ने वाला दबाव इस पे कम हुआ तो ये क्या हो गया? एक्सपेंड हो गया। जब एक्सपेंड हो गया तो पर यूनिट हीट इसकी क्या हो गई? कम हो गई या ज्यादा हो गई? कम हो गई, मतलब ये ठंडा हो गया। समझ पा रहे हैं आप बात? जब ठंडा हो जाएगा ये और ऊपर गया और एक्सपेंड हुआ और ठंडा हुआ, मान लो यहां पे इसका पर यूनिट टेम्परेचर, मान लो इसका टेम्परेचर था 15 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मीटर क्यूब पे, ठीक है, LBH, एक यूनिट वॉल्यूम पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो यहां पे पहुंच के क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा कि नहीं? यहां पे पहुंच के और कम हो जाएगा कि नहीं? समझ पा रहे हैं आप बात कि नहीं? वही दूध पहले एक ग्लास में था, अब एक भगोने में हो गया, अब एक थाली में हो गया, तो ठंडा होता जाएगा कि नहीं?
क्लियर है बात? इतनी समझ में आ रही बात? इसी को बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। जब एयर ऊपर उठती है, बाहर से पड़ने वाला दबाव कम होता है, तो वो फैलती है, उसके तापमान में गिरावट। और एक बात बताओ, बादल बनने के लिए क्या जरूरी था? मॉइस्ट एयर का ऊपर उठना, उसके तापमान में गिरावट होना। अब देखो यही हो रहा है कि नहीं? यहां पे मॉइस्ट एयर ऊपर उठ रही है, और जब एयर ऊपर उठ रही है तो इस पे पड़ने वाला दबाव कम हो रहा है, और ये लगातार क्या होती जा रही है? मान लो यहां पे ये एयर पार्सल था, अब यहां पे आते आते ये और बढ़ा, यहां पे आते आते और बढ़ा, यहां पे आते आते और। क्लियर है बात? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब जब तापमान लगातार कम होता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो क्या होगा इसमें बताओ भाई? टेम्परेचर कम होता है तो क्या होता है? कंडेंसेशन, संघनन। इसमें क्या होता है? वायु में उपस्थित वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, और ये क्या बना देता है? क्लाउड्स। अब मुझे आप बताइए कि इधर क्लाउड बनेगा कि नहीं? तापमान लगातार कम होता जा रहा है, तापमान कम होगा तो उसमें संघनन हो जाएगा, संघनन हो जाएगा तो संघनन से क्या बनेगा? बादल। तो यहां पे लो बादल बन गए, क्लाउड्स। और क्लाउड्स बनेंगे तो इनसे क्या होगी? यहां पे रेनफॉल। क्लियर है बात? कोई समस्या? अब ये एयर यहां से पहुंची कहां? इधर के साइड, और अब ये स्लोप से आके नीचे आने लगेगी। अब बताओ यहां पे क्या होगा? जब ये एयर नीचे आ रही है तो इस पे बाहर से पड़ने वाला दबाव कम होएगा या बढ़ेगा? ऊपर जा रहे थे दबाव कम हो रहा था, नीचे आओगे तो दबाव बढ़ेगा, और जब दबाव बढ़ेगा तो एयर में क्या होगा? किसी चीज को दबाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगी कि नहीं? समझ पा रहे हो बात को? अब नीचे आने पे ये जो एयर है, जब पार्सल ये नीचे आया तो इस पे दबाव बढ़ गया, दबाव बढ़ गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, संपीड़ित होगी, तो अब इसका तापमान बढ़ जाएगा या घट जाएगा? समझो, थाली में रखा दूध था, उसको आपने भगोने में कर दिया, भगोने में रखा दूध था उसको ग्लास में कर दिया, तो तापमान क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो नीचे आओगे तो तापमान मान लो यहां पे 11 था, 11 से यहां 13 हो जाएगा, 13 से यहां 15 हो जाएगा। और तापमान बढ़ेगा तो क्या संघनन होगा? संघनन नहीं होगा तो क्या बादल बनेगा? तो इस साइड, पहाड़ के इस साइड जहां पे ये एयर नीचे जा रही है, यहां पे कोई बारिश होगी? नहीं होगी ना? क्यों नहीं होगी बारिश? क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, और संघनन के लिए तापमान क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। इस प्रकार की बारिश को ओरोग्राफिक या पर्वतीय वर्षा बोलते हैं, जहां पे जिस दिशा से पवन आ रही है, पर्वत के उस ढाल पे खूब बारिश होती है, और उसके अपोजिट ढाल पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस, रुद्रोष्म प्रक्रिया। समझ में आई बात? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? चलो अब लिख लो, ये डायग्राम बना लो, फिर लिखवा देता हूं। हाँ हाँ, क्या? हाँ हाँ कर लो। अब तुम लोग दोबारा एडियाबेटिक मत भूलना, है ना?
नहीं, ये दोनों चीजें क्या है एडियाबेटिक? दो चीजें ध्यान रखना, एक्सपेंशन एंड कूलिंग, कॉन्ट्रैक्शन एंड हीटिंग। एक्सपेंशन और कूलिंग, कॉन्ट्रैक्शन एंड हीटिंग। ठीक है, चाहे यहां पे बना भी लो या ये वाला डायग्राम अलग से बना लेना तो उससे पता चलता रहेगा। ठीक है ना? हो गया? लिखो। जब जलवाष्प से लदी हुई वायु किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ती है तो इसमें रुद्रोष्म प्रक्रिया होती है। When a moist air rises up along the slope of a mountain or plateau, then it undergoes adiabatic process. अब दो साइड हैं, एक तो इधर ये ढाल, एक इधर ढाल। ये ढाल कौन सी है? जिधर पवन आ रही है ना? इस ढाल को बोलते हैं विंड वार्ड साइड, विंडवर्ड साइड, पवना भिमुख, जो पवन की तरफ है। ठीक है?
और ये साइड को क्या बोलते हैं? लीवर्ड साइड या पवन विमुख। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। पवनाभिमुख ढाल की ओर, पवनाभिमुख ढाल की ओर हवा के ऊपर बढ़ने के साथ इस पे पड़ने वाला बाह्य दबाव कम होता जाता है, जिससे हवा विस्तारित होती रहती है और प्रति इकाई तापमान में गिरावट होती रहती है। प्रति इकाई तापमान में गिरावट होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, तापमान में हुई इस गिरावट के कारण संघनन होता है, मेघ बनते हैं और वर्षा होती है। हिंदी वालों, इंग्लिश वालों ने कहां तक लिखा? adiabatic process. Next point, as it rises up, outside pressure on it decreases. Air expands and cools down. Expands and cools down, causing condensation, formation of clouds and rainfall. ठीक है, तो ये तो किस साइड में हो गया? पवनाभिमुख ढाल की ओर, विंडवर्ड साइड। अब इस साइड क्या होगा? ऑन लीवर्ड साइड, इंग्लिश में लिखो ऑन लीवर्ड साइड, एयर गोज डाउन, and as it goes down, the outside pressure on it increases. The outside pressure on it increases, resulting into its contraction and heating up. Its contraction and heating up. Thus no rainfall. पवन विमुख ढाल की तरफ लिखो, पवन विमुख ढाल की तरफ
हवा जैसे जैसे नीचे आती है इस पर पड़ने वाला बाह्य दबाव बढ़ता जाता है। जिसके कारण यह संपीड़ित होकर गर्म होने लगती है। संपीड़ित होकर गर्म होने लगती है। जिस कारण ना तो संघनन होता है और ना ही वर्षा। समझ पाए बात? इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। विश्व में ज्यादातर वर्षा किस प्रकार होती है? कन्वेक्शनल या ओरोग्राफिक या साइक्लोनल या फ्रंटल? विश्व में सर्वाधिक वर्षा इसी प्रक्रिया से होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। लिख लो, इस पॉइंट को भी लिख लो। अगले अब ये सब हटा के नेक्स्ट पॉइंट लिख लो इसी में। संसार की अधिकांश वर्षा इसी रूप में होती है। मोस्ट ऑफ द ग्लोबल रेनफॉल इज ऑफ दिस टाइप। अब बताओ, दो जगहें जो इतना आस पास पास हैं, एक बस पर्वत के उधर और एक पर्वत के इधर, और दोनों में वर्षा का कितना बड़ा अंतर है। भारत का पश्चिमी घाट, अभी आप आगे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे ये है भारत का पश्चिमी घाट। ठीक है, भारत के पश्चिमी जो वेस्टर्न साइड है उसमें कुछ इस प्रकार का उठी हुई एक आकृति है। आगे जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ये आपको दिख रहा है ना? ये है वेस्टर्न घाट। ठीक है, अभी देखो होता क्या है। इधर क्या है आपका पूरा अरब सागर, अरेबियन सी। अब मान लो जब विंड आती है, ये आई विंड, टकराई वेस्टर्न घाट से, बताओ क्या होगा? सिमिलर प्रोसेस होगा कि नहीं? अभी जो आपने पढ़ा था, ये वेस्टर्न घाट से टकराएगी और टकरा के यहां पे ऊपर उठेगी, और ऊपर उठेगी तो क्या होगा? इस साइड पे, इस वाली साइड पे क्या होगा बताओ? विंडवर्ड साइड क्या होगा? बारिश होगी कि नहीं? अभी तो भैया पढ़ा है।
हाँ, विंडवर्ड पे होगी ना बारिश, तो इधर के साइड खूब सारे बादल बनेंगे, बादलों का निर्माण होगा, और ये वाली साइड पे खूब बारिश आपको मिलेगी, मिलेगी कि नहीं? और यही हवा जब आगे आ गई, ऊपर चल के नीचे उतरेगी, अब जब इधर से नीचे उतरेगी ये, तो इधर की साइड क्या रहेगी बताओ? इधर के साइड क्या बारिश होगी? नहीं, इधर के साइड बहुत कम बारिश होगी। तो भारत का जो पूरा पश्चिमी घाट का इलाका है वहां पे ये देखा जाता है। जो ये वाली साइड है यहां पे 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। हाँ, और जो ये वाली साइड है यहां पे 40 सेंटीमीटर बारिश केवल। समझ पा रहे हैं आप बात? तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। और एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। दो जगह हैं, एक का नाम है, सुना होगा आपने लोगों ने, महाबलेश्वर। ये है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। और इधर के साइड है पुणे। दोनों अगल ही बगल, महाबलेश्वर विंडवर्ड साइड और पुणे लीवर्ड साइड। महाबलेश्वर में बारिश होती है 600 सेंटीमीटर एक साल में, और पुणे में केवल 60 सेंटीमीटर। क्यों? महाबलेश्वर किस साइड है? विंडवर्ड साइड है, और पुणे किस साइड है? लीवर्ड साइड। समझ आया बात कि नहीं? क्लियर हुआ ये पूरा कंसेप्ट ओरोग्राफिक रेनफॉल? तो एग्जाम्पल के लिए आप ये सब भी लिख सकते हो। उदाहरण के लिए भारत का पश्चिमी घाट, बनाओ इसको, जैसा बना पाओ वैसा बनाओ, धीरे धीरे आ जाएगा। बनाया तुमने? मैप बनाना सिखा दूंगा, बहुत आसान होता है। एक दिन मैप की ही क्लास ले लूंगा, ठीक? अभी जितना रफ ड्रॉ कर पाओ थोड़ा बहुत वो करो। ये क्या है? ये है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, भारत का पश्चिमी घाट। ठीक है, अब एडियाबेटिक प्रोसेस मत भूलना आज के बाद तुम लोग। अब एक बचा है साइक्लोनल और फ्रंटल। दोनों तरीके की रेनफॉल आपको तब समझ आएंगी जब आप फ्रंट पढ़ोगे, तब फ्रंटल रेनफॉल समझ आएगी, और जब आप साइक्लोन पढ़ोगे तो आपको साइक्लोनिक रेनफॉल समझ आएगी। तो कल की क्लास में हम लोग फ्रंट की तरफ जाएंगे, और फ्रंट पढ़ने के पहले हमको पढ़ना होगा एयर मास, वायु राशि। तो पहले वायु राशि पढ़ेंगे, फिर फ्रंट या वाताग्र पढ़ेंगे, और जब वायु राशि और वाताग्र पढ़ लेंगे तब अगला चीज पढ़ेंगे चक्रवात, साइक्लोन। ठीक है? अभी कौन सा साइक्लोन आया था कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में?
इसका मतलब यह है न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते हो। एक बात तुम जितने नए हो जान लो, न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, ठीक है? कौन सा था? हाँ, बताओ क्या नाम था? किस कंट्री ने उसको नाम दिया था? मुझसे मत पूछो, मुझे थोड़ी पेपर देना है, तुम लोगों को देना है। रेमल, देख लिया ना गूगल करके, याद आ गया। पश्चिम बंगाल। तो अब वायु राशि, वाताग्र और फिर चक्रवात, इस पे चलेंगे हम लोग, ठीक है? तो आज के लिए अब इतना ही रखते हैं।